हम लोग अपने लेक्चर में ये डिस्कस कर रहे थे कि जो प्लांट्स में वेरिएशन आती है उसके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। हमने कुछ सोर्सेज को डिस्कस किया जिनमें पॉलीप्लाइटी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आया। नेचुरली अकरिंग सोर्सेज में इंट्रोडक्शन वगैरह आया। देन हमने म्यूटेशन को थोड़ा सा कल डिस्कस किया। आज हम म्यूटेशन को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि और म्यूटेशंस को हम उसकी टाइप्स किन किन बेसिस पे हम म्यूटेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक और आर्टिफिशियल क्रिएशन वेरिएशन क्रिएट करने का सोर्स है जिसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है कि हम एक जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स को आपस में क्रॉस करके एक न्यू इंडिविजुअल्स जब बनाते हैं तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। Hybridization, the plants or the lines involved in hybridization may belong to same variety, different variety of the same species, or the different species of the same genus or species from the different genera. Based on their taxonomic classification of the parents, hybridization की दो types हैं, एक intervarietal है और एक distant hybridization है। जब एक ही स्पीशीज की दो वैरायटीज या रेसेस क्रॉस करती हैं तो वो इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन होता है। कीप रिमेंबर कि वो सेम स्पीशीज की हो, यानी एक ही स्पीशी है, दो वैरायटीज है, उनका जब क्रॉस होगा, जब वो आपस में एक दूसरे से क्रॉस करेंगे तो वो इंटर वैराइटल हाइब्रिडाइजेशन होगी। इंटर वैराइटल को इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। जस्ट अ वेट। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में एक चीज होती है जीनस, एक चीज होती है स्पीशी। अगर टू varieties of same species cross with each other, ठीक होगा, तो ये कहलाएंगी इंटर वैराइटल स्लैश इंट्रा स्पेसिफिक। अब इंटर मीन्स होता है बिटवीन, सो इंटर वैराइटल है मीन्स दो वैरायटीज के दरमियान में क्रॉस। इंट्रा का मतलब होता है सेम, यानी एक ही स्पीशी, सेम स्पीशी वाले जब क्रॉस करेंगे तो इसको, इनके दो नाम है, पहली टाइप के दो नाम, इंटर वैराइटल या इंट्रा स्पेसिफिक। जब एक ही स्पीशीज की दो डिफरेंट वैरायटीज क्रॉस करेंगी तो उसे हम इंटर वैराइटल और इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस कहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे या क्रॉस कहेंगे। सो अब इसमें सबसे पहले आता है सिंपल क्रॉस। सिंपल क्रॉस क्या होता है कि टू पेरेंट्स आर क्रॉस टू प्रोड्यूस द F1 जनरेशन, A क्रॉस B इज इक्वल टू F1। इसको हम सिंगल क्रॉस भी कहते हैं। The F1 may be self to produce, F2 may be used in back cross breeding, this is another thing। कॉम्प्लेक्स क्रॉस क्या होता है, इसमें दो से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी हाइब्रिड को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस क्रॉस को हम कॉम्प्लेक्स क्रॉस कहते हैं। अब इसको हम कन्वर्जेंट क्रॉस भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्रॉस को, क्योंकि इसमें बहुत से पेरेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्रॉस की, ये हम आपको हम फर्दर आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका गाइडलाइन दे दी जाती है कि ये होते क्या है। जस्ट अ मिनट। सबसे पहले है जी सिंगल क्रॉस, देन होता है डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, और सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, थ्री वे क्रॉस, टेस्ट क्रॉस,
बैक क्रॉस, ये आई थिंक हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट सब्जेक्ट में, ये टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, और आगे हमारा आ गया मल्टीपल क्रॉस। मल्टीपल क्रॉस को ही कॉम्प्लेक्स क्रॉस कहा जाता है। अब कुछ आपको इनके नेम्स से आइडिया आ रहा है कि सिंगल क्रॉस क्या होगा या डबल क्रॉस क्या होगा या थ्री वे क्रॉस क्या होगा? एनीथिंग इन योर माइंड रिलेटेड टू दिस? ये सर जितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे क्रॉस में। जी ऐसी बात है। सिंगल में 2 होंगे, एक होगा। डबल में 2 पेरेंट होंगे। एनीवन एल्स? एक्चुअली सिंगल क्रॉस, बिलाल ने सही बताया। सिंगल क्रॉस देखें तो जब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों, वो आपस में क्रॉस करके हैबिट को प्रोड्यूस करते हैं, तो हम उसको सिंगल क्रॉस कहते हैं। ए क्रॉस बी, ये एक सिंगल क्रॉस है। एक पेरेंट ए है, दूसरा पेरेंट बी है। अब डबल क्रॉस क्या है? ए ने बी से क्रॉस किया और सी ने डी से क्रॉस किया। अब इनका रिजल्ट क्या आया? पहले का ए बी आ गया और दूसरे का आ गया सी डी। अब इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया, तो ये होगा डबल क्रॉस, ए बी सी डी प्रोडक्ट बन गया। अब आगे आता है थ्री वे क्रॉस। ए क्रॉस करता है जी बी से, इनका प्रोडक्ट आ जाता है ए और बी। जो क्रॉस करते हैं किसी थर्ड पेरेंट सी से, तो इनका रिजल्ट आ जाता है ए बी सी। टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस को हमने पिछले सेमेस्टर में डिस्कस किया कि जब 2 पेरेंट्स ए और बी आपस में क्रॉस करते हैं, ये F1 पैदा करते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए आ गए। अगर ये F1 जो है, F1 का क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराएं स्मॉल ए के साथ, तो इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर ये F1 कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस करती है एनी पेरेंट से, अब एनी पेरेंट कैपिटल ए भी हो सकता है और स्मॉल ए भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा बैक क्रॉस। अब मल्टीपल क्रॉस जो होता है, ये एक सीरीज ऑफ पेरेंट्स की होती है, यानी ए क्रॉस कर रहा है बी से, सी क्रॉस कर रहा है डी से, ई क्रॉस कर रहा है एफ से, जी क्रॉस कर रहा है एच से। देन ए और बी के क्रॉस से ए बी आया प्रोडक्ट, सी और डी आ गया, ई एफ प्रोडक्ट आ गया और जी एच प्रोडक्ट आ गया। देन क्या होगा? ए बी जो है वो क्रॉस करेगा सी डी से, ई एफ जो है वो क्रॉस करेगा जी एच से। देन प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, ए बी सी डी क्रॉस करेगा ई एफ जी एच के साथ, तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच।
तो इसमें ये कम्प्लेक्स भी है, मल्टीपल भी है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 6 7 8 9 सॉरी 8 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स क्रॉस या मल्टीपल क्रॉस कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से क्रॉसेस हो रहे होते हैं। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या each test cross is known as a back cross? Each test cross is known as a back cross. True or false? Each सर test फॉल्स। each test cross is a back cross. Sorry. हाँ ठीक है। Each test cross is a back cross. True or false? Anyone else? ट्रू है सर। ट्रू है। उज़ैफा नो कह रहा सर है ट्रू है। फॉल्स। फाल्स कैसे है, आप बताएं शनाज। सर जब बैक क्रॉस ये है कि हाइब्रिड के साथ जब एक पेरेंट करेगा तो वो किसी भी इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करके एक अलहदा बना लेगा अपनी हाइब्रिड। लेकिन सर रिसेसिव के साथ ये जरूरी तो नहीं कि वो होगा बैक क्रॉस ही होगा। अब आप उज़ैफा बताएं कि ट्रू कैसे है। आपने तो अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया, अब आप बताएं। सर जी ये जिस तरह मिसाल के तौर पर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस स्मॉल ए और इसमें सब तकरीबन मिक्स ही आ रहे हैं ना, ए बी और स्मॉल ए, ये मिक्स क्रॉस ही बनेगा, इसलिए ये सर ट्रू है। जवाब है इसका एग्जैक्टली यही है कि ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। लेकिन आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं पता है कि ये ऐसा क्यों है। एक्चुअली देखें, अब आप शनाज इस चीज पे देखिएगा, गौर कीजिएगा कि ये कैसे ट्रू है। एक्चुअली ये है कि टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ये है कि जो F1 हमारे पास जनरेशन आती है वो पेरेंट्स में जो पेरेंट रिसेसिव होता है उसके साथ सिर्फ क्रॉस करती है। अगर वो रिसेसिव के साथ क्रॉस करेगा तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। लेकिन अगर हमारी F1 जनरेशन जो है वो किसी इंडिविजुअल के साथ भी किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर ले, चाहे वो पेरेंट डोमिनेंट हो चाहे वो पेरेंट रिसेसिव हो, तो वो बैक क्रॉस होगा। तो इसलिए जो ईच टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस कहलाया जा सकता है, क्योंकि बैक क्रॉस की डेफिनेशन ये है कि वो किसी भी पेरेंट से क्रॉस कर सकता है, आइदर वो पेरेंट डोमिनेट है आइदर वो पेरेंट रिसेसिव है। तो बैक क्रॉस एक ब्रॉड टर्म है, टेस्ट क्रॉस एक स्पेसिफिक टर्म है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास दो पेरेंट्स से प्लांट, इसमें जो जीन्स थे वो डोमिनेंट थे, इसमें जो जीन्स थे वो रिसेसिव थे। इनका आ गया F1 आ गया। अब ये F1 है, अगर ये F1 इधर भी क्रॉस कर ले और इधर भी क्रॉस कर ले तो ये क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस वैसे हम इंपॉर्टेंटली ब्रीडिंग में यूटिलाइज करते हैं, जब हम रेजिस्टेंस वगैरह के लिए कोई भी ब्रीडिंग करना चाह रहे होते हैं डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो हम बैक क्रॉस यूटिलाइज करते हैं। अच्छा जी, ये होगा बैक क्रॉस, चाहे वो इधर क्रॉस करे F1 या इधर करे। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफाई कर देते हैं किसी चीज को कि जो F1 है उसने सिर्फ क्रॉस इस पेरेंट से कर सकता है, स्मॉल ए वालों से, रिसेसिव पेरेंट से,
तो वो हो जाता है टेस्ट क्रॉस। तो हम ये कह सकते हैं कि ईच जो टेस्ट क्रॉस है उसको हम बैक क्रॉस कह सकते हैं, लेकिन हर बैक क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस नहीं कह सकते। Every test cross is back cross, but every back cross is not test cross. आपको इस स्टेटमेंट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक कंसेप्चुअल है स्टेटमेंट, तो आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी करना पड़ सकता है। तो आप इस एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं कि F1 के क्रॉस हैं पेरेंट्स के साथ, अब वो कैसे क्रॉस वगैरह बना के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको अगर इसमें कंफ्यूजन है अभी भी तो आप पूछ लें। सर टेस्ट क्रॉस में जो इंडिविजुअल होता है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ ही करवा सकता है क्रॉस? जो F1 होता है, जो हमारे पास F1 आते हैं वो हमेशा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेगा। अगर वो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेगा तो वो टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। अगर वो रिसेसिव के अलावा डोमिनेट से भी कर रहा है और रिसेसिव से भी कर रहा है तो हम उसको बैक क्रॉस कहते हैं। अगर हम ये कहें ना कि आपसे कोई कहे कि आपने एक क्रॉस बनाना है जिसमें आपने टेस्ट क्रॉस शो करना है, तो आप F1 जनरेशन बनाएंगी, F1 जनरेशन का रिसेसिव के साथ क्रॉस करेंगी, जो हमारा रिसेसिव पेरेंट होगा। लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि आपने F1 का बैक क्रॉस करवाना है, तो आपके पास जो ऑप्शन होगा कि आप उस F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवा दे, कोई भी आपका गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कोई टेस्ट क्रॉस का कहे और आप F1 का क्रॉस डोमिनेट पेरेंट के साथ करवा दे, तो वो आपका गलत स्टेटमेंट होगा, वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, वेलकम। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पे थे। एक हाइब्रिडाइजेशन थी इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन, कि जब दो वैरायटीज एक ही स्पीशीज की आपस में क्रॉस करती हैं तो उसको इंटरवैराइटल हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। और इसको हम इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही स्पीशी होती है जो आपस में क्रॉस कर रही होती है। अगर हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, डिस्टेंट मीन के दूर, आप एक मतलब दूर के रिलेटिव्स हैं, करीब के नहीं है। तो डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन इंक्लूड कर रही है क्रॉसेस को डिफरेंट स्पीशीज की, सेम जीनस डिफरेंट जेनरा। जीनस सेम है लेकिन स्पीशीज डिफरेंट है। अब ऊपर में स्पीशीज भी सेम थी, वैरायटीज डिफरेंट थी, यहाँ पे स्पीशीज भी डिफरेंट है, यानी ये ब्रॉड है टर्म। इसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। ऊपर वाले को हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते थे क्योंकि उसमें एक ही स्पीशीज के दो वैरायटीज में क्रॉस था। ये इंटर स्पेसिफिक है क्योंकि इसमें दो स्पीशीज का क्रॉस है। बट व्हेन द स्पीशीज belong to two different genera, it is termed as intergeneric hybridization. अब इसमें जेनरा भी है इन्वॉल्व, जो स्पीशीज से बड़ी टर्म होती है। तो अगर तो जो दो स्पीशीज आपस में क्रॉस कर रही हैं वो डिफरेंट जेनरा से लिंक रखती हैं, तो हम उसको इंट्रा जेनेरिक भी कहते हैं। आपने इनमें सिंपली डेफिनेशंस पे थोड़ा फोकस कर लेना है, इसमें इतना खास और नहीं करना, कि इतना डीप नहीं इसको चीज को लेना। व्हाट इज इंटरवैराइटल, व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक, व्हाट इज इंट्रास्पेसिफिक, व्हाट इज इंटरजेनेरिक, व्हाट इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। देन आते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये होती है कि आप जो सेल्स होते हैं दो डिफरेंट जीनोटाइप्स के, सेलुलर लेवल पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे होते हैं कि हम इसमें प्लांट्स को इन्वॉल्व नहीं करते, उनके दो डिफरेंट सेल्स लेते हैं, उन सेल्स को आपस में फ्यूज करवा देते हैं, तो उस टर्म को हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन, हमने कहा कि म्यूटेशन की टाइप्स को हमने थोड़ा सा देखना था कि
सबसे पहले म्यूटेशन को क्लासिफाई करते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव म्यूटेशन में। रिसेसिव म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें जो डोमिनेंट जीन है वो चेंज हो जाता है रिसेसिव जीन में। जो डोमिनेंट जीन है वो रिसेसिव जीन में चेंज हो जाएगा तो उस म्यूटेशन को देन आता है डोमिनेंट म्यूटेशन। डोमिनेंट म्यूटेशन क्या होती है? जिसमें जो हमारा रिसेसिव जीन है वो चेंज हो जाए डोमिनेंट में, उसको हम कहेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, ये हमने पढ़ी थी कि म्यूटेशन की टाइप, कि अगर म्यूटेशन खुद ब खुद नेचुरली हो जाती है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। अगर हम उन म्यूटेशन डिफरेंट केमिकल्स को अप्लाई करके प्लांट्स में म्यूटेशन करवाते हैं तो वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन होती है। सम टाइम कुछ मेजर म्यूटेशन होती हैं, कुछ माइनर म्यूटेशन होती हैं। मेजर म्यूटेशन एक ऐसी म्यूटेशन होती है जो किसी भी प्लांट में इजीली ऑब्जर्व हो सके, लाइक के ऑन्स प्रेजेंट स्पाइक जो वीट का है उसमें ऑन्स प्रेजेंट है या नहीं है, लीफ जो है वो ग्रीन है या येलो है। तो ये जो म्यूटेशंस होती हैं जो इजीली ऑब्जर्व की जा सके ये मेजर म्यूटेशन होती हैं। और सम टाइम जो मेजर म्यूटेशंस होती हैं वो प्लांट्स की डेथ का कारण भी, प्लांट्स की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जबकि जो माइनर म्यूटेशन होती हैं ये बहुत स्मॉल होती हैं, इनका समटाइम जो इफेक्ट्स होता है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक प्लांट में हमें एक ग्रुप ऑफ प्लांट चाहिए होता है इन म्यूटेशंस के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए। सर्वाइवल की बेस पे हमने पढ़ा था कि लीथल होती हैं, सब लीथल, वाइटल और सब वाइटल। एक फॉरवर्ड म्यूटेशन होती हैं, एक रिवर्स म्यूटेशन होती हैं। फॉरवर्ड म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन होती है जिसमें वाइल्ड टाइप अलील जो है वो म्यूटेंट, वाइल्ड टाइप बेसिकली हमारी नेचुरल होती है, एक नेचर में प्रेजेंट होती है जो चीज, और जो म्यूटेंट होती है वो हम कल्टीवेटेड फार्म में लेके आ रहे होते हैं। वाइल्ड टाइप एक होती है जो हम वाइल्ड होती है जिसको हम कल्टीवेटेड फार्म में नहीं लेके आते। तो एक ऐसी म्यूटेशन का चेंज होना जो वाइल्ड टाइप जो हमारे पास जो जंगली चीज थी उसको हम कल्टीवेटेड फार्म में कन्वर्ट कर दे, हमारे यूज के काबिल कर दे, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज कर सके, तो वो फॉरवर्ड म्यूटेशन होगी। लेकिन अगर हमारी कोई कल्टीवेटेड चीज है, लाइक हम वीट कल्टीवेट कर रहे हैं टिटिकम एस्टिवम, इसमें को सपोर्टिनियसली या कोई म्यूटेंट हो जाती है, इसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है और इसको वो वाइल्ड फार्म में कन्वर्ट कर देती है, तो वो हमारी रिवर्स म्यूटेशन होगी। इस तरह अगर हम सोमैटिक म्यूटेशन की बात करें तो सोमैटिक म्यूटेशन बेसिस ऑफ टिश्यू, सोमैटिक टिश्यू क्या होते हैं? जो हमारे सोमैटिक टिश्यूज होते हैं लाइक हैंड्स, फिंगर्स, हेयर्स, माउथ पार्ट्स, इजेक्टर्स, बॉडी पार्ट्स, ये जो होते हैं ये हमारे सोमैटिक टिश्यूज होते हैं। लेकिन जर्मिनल म्यूटेशन एक ऐसी होती है जो हमारे लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कोई भी म्यूटेशन हो जाए तो वो हमारी जर्मिनल म्यूटेशन कहलाएगी। इसी तरह अकरेंस पे है कि वो कहाँ अकर हो रही है, आइदर कि वो न्यूक्लियस में अकर हो रही है म्यूटेशन या न्यूक्लियर चीज में हो रही है तो वो न्यूक्लियर म्यूटेशन होगी, और अगर वो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में साइटोप्लाज्म वगैरह में हो रही है तो वो साइटोप्लाज्मिक जीन होगी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर, सम टाइम ऐसी म्यूटेशन होती हैं जो इंडिविजुअल्स की मॉर्फोलॉजी को डिस्टर्ब करती हैं। लाइक हमारे अगर हम ह्यूमंस में बात करते हैं, ह्यूमंस में कोई ऐसी म्यूटेशन हो गई है कि उसका किसी का हैंड ग्रो नहीं हुआ, किसी का पाँव ग्रो नहीं हुआ, किसी की कोई फिंगर्स का प्रॉब्लम है, किसी की 6 फिंगर्स आ गई हैं, तो ये एक हमारी फिजिकल म्यूटेशन है, मॉर्फोलॉजिकल या फिजिकल म्यूटेशन है। लेकिन अगर हम बायोकेमिकल की म्यूटेशन की बात करते हैं तो एक ऐसी म्यूटेशन हुई है जो हमारे अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को चेंज कर देगी, कि कोई प्रोटीन नहीं बनने देगी, किसी प्रोटीन के बनने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो हमारी बायोकेमिकल म्यूटेशन होगी। इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन को हमने डिस्कस कर लिया था कि समटाइम्स हम कुछ एजेंट्स को यूटिलाइज करते हैं और समटाइम हम आयोनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह, एक्सरेज और इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं म्यूटेशन के लिए।